नमस्कार बच्चों। आज हम थर्ड ईयर के बच्चों के सेकंड पेपर जो है गद्य साहित्य से संबंधित, उसमें कहानी संकलन में से ली गई कहानी मेरा घर कहाँ ली गई है और इसकी लेखिका है नासिरा शर्मा। तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैं आपको इस लेखिका का परिचय दे देती हूँ। तो इनका जन्म 1948 में हुआ था। जन्म स्थान इलाहाबाद है। भाषा ज्ञान है वह हिंदी, उर्दू, फारसी और पश्तो जानती थी। प्रकाशित रचनाएं में मैं कहानी संग्रह के बारे में बताती हूँ। शामी कागज़, पत्थर गली, संसार, सबीना के 40 चोर, दूसरा ताजमहल। उपन्यास हैं सात नदियाँ, एक समंदर, ठीकरे की मंगनी, जिंदा मुहावरे, अक्षयवट आदि। नाटक इनके द्वारा लिखे गए हैं डालीजा, प्लेटफॉर्म नंबर 7, कुइयाँ जान। और सम्मान जो इनको मिले हैं, व्यास सम्मान मिला है। पुरस्कार के अंतर्गत हम इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है और यूके में कथा सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा लेखिका के बारे में और बता देती हूँ। नासिरा शर्मा जो हैं वो ईरानी समाज और राजनीति के अतिरिक्त सांस्कृतिक विषयों की भी अच्छी विशेषज्ञ रही हैं। इराक, अफ़गानिस्तान, सीरिया, पाकिस्तान व भारत के राजनीतिज्ञों व प्रसिद्ध बुद्धिजीवियों के साथ उन्होंने साक्षात्कार किए जो बहुचर्चित रहे हैं। स्त्री विमर्श की दृष्टि से नासिरा की कहानियाँ अत्यधिक महत्वपूर्ण रही हैं। इन पर प्रेमचंद, मंटो आदि का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नासिरा शर्मा की अधिकांश कहानियों के केंद्र में स्त्री ही है। नासिरा शर्मा की कहानियाँ तथा उपन्यासों की पृष्ठभूमि मूलतः ईरान की है। इन कहानियों को भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो काफ़ी हद तक सही साबित होती हैं और वहाँ भी धर्म और सत्ता के मध्य फंसी, और यहाँ पर भी जो स्त्री है धर्म और सत्ता के मध्य पिसती नजर आती है। नासिरा निम्न वर्गीय तथा कामकाजी औरतों की समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करती हैं और उसी पर ज़्यादातर उन्होंने अपने विषय पर आधारित रचनाएं लिखी हैं। अब मैं आपको प्रस्तुत कहानी के मुख्य बिंदु से अवगत कराती हूँ। नासिरा शर्मा की कहानी मेरा घर कहाँ जीवन के यथार्थ का चित्रण है। मानवीय कमजोरी और उसके आदिम रूप को उकेरती है ये कहानी। स्त्री पुरुष के संबंधों को दर्शाती है ये कहानी और समाज में स्त्री के संघर्ष को दर्शाया गया है। असहाय और अकेली स्त्री की झटपटाहट को दर्शाया गया है। तो इस तरह से जैसा कहानी में पहला बिंदु है जीवन के यथार्थ को, जब मैं कहानी के आगे के बिंदु पढ़ूंगी तब उसके बाद में आपको इस कहानी का जो मूल संवेदना है वो स्पष्ट करती चलूंगी। तो आगे के बिंदुओं पर भी हम एक नज़र डालते हैं। मेरा घर कहाँ है यह एक मार्मिक कहानी है। अकेली रहती स्त्री और समाज की चुनौतियाँ इस कहानी में मुख्य रूप से दिखाई गई हैं। समाज के क्रूर चेहरों का अंकन है। नारी मन की असुरक्षा को दर्शाया गया है। विडंबना यह है कि पुरुष से ही सुरक्षा चाहती है और पुरुष से ही असुरक्षित भी है नारी। इस तरह से ये बिंदु जो हैं इनको लेकर हम आगे अपनी बात पूरी करेंगे। एक अंतिम जो पात्रों के बारे में है उस पर भी थोड़ी सी दृष्टि डाल लेते हैं ताकि आपको कहानी का जो प्रारंभ मध्य अंत है उसमें संतुलन नज़र आएगा कि कहानी कैसे प्रारंभ होती है। और जैसा इस कहानी में पात्र है सोना, लाली, ननकू, दिगंबर और रमजान, ये इस कहानी में प्रमुख रूप से भूमिका निभाते नजर आते हैं। सोना का अल्पायु में विवाह हो जाता है या वह स्वयं कर लेती है विवाह और वह असफल दाम्पत्य की शिकार होती है। सोना को उसकी माता द्वारा धोखे से छोड़ दिया जाता है और सोना का विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ निश्चय होना और अंत में अपनी चारित्रिक दृढ़ता को बनाए रखते हुए विवाह नहीं करने का कसम लेना भी यह दर्शाता है कि सोना को कोई शारीरिक सुख या इसकी कोई कामना नहीं थी, पर वह एक अपने जीवन में स्थायित्व भी चाहती थी। अंत में ये जैसा बताया गया कि सोना है इस कहानी में आत्मनिर्भर और स्वतंत्र जीवन जीने की पक्षधर है। और कहानी में जैसे कि हम जानते हैं कि जीवन में भी अतीत हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, ऐसा ही इस कहानी में
जो सोना का अतीत है वह उसका पीछा नहीं छोड़ता है। अब संक्षेप में मैं कहानी आपको इस तरह से समझाती हूँ, इसकी मूल संवेदना। कहानी में सोना है और उसकी माँ लाली, और उसके पिता का अचानक देहांत हो जाता है। और लाली चूँकि धोबी का काम करती है, और उसको लगता है कि उसकी यु किशोर होती या युवावस्था की ओर अग्रसर पुत्री सोना जो है, उसको समाज के पैनी नज़रों से बचाने के लिए उसको किसी का संरक्षण चाहिए। हालाँकि लाली आत्मनिर्भर है, अपना खर्चा स्वयं चलाती है, पर उसको कहीं न कहीं उसके मन में ये कसक रहती है कि अगर मेरे ऊपर किसी पुरुष का साया रहेगा, तो मेरी पुत्री भी सुरक्षित रहेगी। और इसी ऊहापोह में वह दिगंबर के यहाँ जाकर नाता बैठ जाती है। सोना इधर अपनी बढ़ती उम्र को देखकर भटक जाती है और ननकू से विवाह कर लेती है। वहाँ जो 3 स्त्रियाँ हैं उस ननकू के घर में, उनसे उसका तालमेल नहीं बैठता है, और सोना किसी को मार पीट के वह बाहर निकाल देती हैं। और ननकू भी सोना पर कुछ शक करता है चारित्रिक, क्योंकि सोना स्वभाव से स्वतंत्र प्रकृति की थी, और वह सबसे हँस बोलना उसके स्वभाव का अभिन्न हिस्सा था, जो ननकू को पसंद नहीं आता है। इसी बीच सोना के द्वारा विवाह किए जाने के पश्चात लाली या जब दिगंबर नामक एक व्यक्ति के यहाँ बैठती है, तो सोना की उपेक्षा करती है और उसे बिना बताए वहाँ से चली जाती है। सोना ननकू द्वारा घर से निकाले जाने के बाद बेसहारा हो जाती है, और उसको भी कोई सहारे की तलाश है। तब उसे भूले भटके अपने पिता के एक चाचा याद आते हैं। वह किसी तरह उनका पता ढूंढती हुई वहाँ जाती है और उनसे आश्रय की उम्मीद करती है। उसके रमजान आश्रय देता है, और सोना कहती है मेरे लिए कहीं व्यवस्था कर दो ताकि मैं अपनी गुजर बसर कर लूँ। इसी क्रम में रमजान अपने मित्र की पुत्री की मदद करता है, पर सोना चूँकि युवावस्था की ओर अग्रसर थी, लोगों की पैनी और तीखी निगाह, लालची नज़रों से बच नहीं पाती है। और इसी क्रम में सोना के उस मकान मालिक के पुत्र द्वारा उस पर ज़बरदस्ती करने की कोशिश में सोना द्वारा उसकी हत्या हो जाती है, और सोना वहाँ से भाग जाती है। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि सोना का अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, अकेली है और अल्पायु भी है, और उसके तमाम चुनौतियों का सामना कर रही है, संघर्ष है उसके जीवन में। वहाँ से वह किसी तरह भाग जाती है और काफ़ी समय बाद फिर रमजान के यहाँ जाती है और शरण मांगती है। रमजान फिर उसको सहायता करता है, पर सोना चाहती है कि किसी तरह वह उसकी गृहस्थी पुनः बस जाए, या वह अपने जीवन की का जीविका उपार्जन का कोई साधन उसे मिल जाए। तो रमजान भी सोचता है मैं इसका विवाह करवा दूँ, पर यहाँ पर अतीत उसका पीछा नहीं छोड़ता है। जैसे ही लोगों को पता लगता है कि सोना का रमजान की असली भतीजी नहीं है, वह तो एक धोबिन की लड़की है जो लाली थी, तो उनको लगता है कि जैसी उसकी माँ थी वैसी यह भी होगी। और अ, इस तरह से समाज वालों की बेपरवाह और लापरवाह सोच की शिकार सोना हो जाती है, और किसी तरह से वह रमजान को अपने पक्ष में करके यह कहती है कि मेरे चाचा मेरे विवाह की कोई चिंता मत करो, मुझे तो बस कहीं ठिकाना दे दो, मैं अपनी गुजर बसर कर लूँगी। यह उसके आत्मनिर्भर होने का संकेत देता है, और वह स्वतंत्र जीवन की पक्षधर भी है, क्योंकि वह तमाम जुल्म सहकर, अत्याचार सहकर और अपनी हर कोशिश में नाकाम होने के बाद अंत में यह निर्णय लेती है कि कहीं कोई सहारा उसको मिलना मुश्किल है। अगर उसका शोषण होगा, उस पर अत्याचार होंगे, चाहे वो आत्मनिर्भर हो या जीविकोपार्जन का साधन उसके पास हो, पर ये पुरुष समाज उसे चैन से जीने नहीं देगा। इसी कश्मकश में अंत में सोना जो है ये निर्णय ले लेती है कि मुझे कहीं थोड़ी सी जगह दे दो और मैं उसमें अपना जीवन यापन कर लूँगी। तो कहानी इस तरह से गुजरती हुई सोना, जो कि कम उम्र की लड़की है, उसके संघर्ष को माँ द्वारा उसकी इस उपेक्षा करना, और माँ के अंदर जो असुरक्षा का भाव है वह भी कहीं न कहीं हमें सालता है, क्योंकि अपनी पुत्री को कहना चाहिए समाज की चुनौतियाँ झेलने के लिए छोड़ देना बिल्कुल उचित नहीं पड़ता है, और लाली द्वारा अपने लिए आश्रय तलाश लेना ये निश्चित रूप से उसके स्वार्थी होने का बहुत बड़ा संकेत है। तो इस तरह जो कहानी का शीर्षक है मेरा घर कहाँ, वह बिल्कुल ही सटीक है, सार्थक है। तो कहानी के शीर्षक की सार्थकता बिल्कुल उचित जान पड़ती है।
कि वह अंत तक अपना घर तलाशती रहती है कि मेरा घर कहाँ। जो एक मानव जो कि समाज का एक अभिन्न हिस्सा होता है, समाज में रहता है और चाहता है कि उसके लिए एक आश्रय हो, उसका कोई आश्रय ऐसा हो जहाँ पर वो सुख से सो सके, बैठ सके, खा सके, उसकी तलाश अंत तक बनी रहती है और प्रश्न चिन्ह छोड़ जाती है पाठकों के लिए। मेरा घर कहाँ निश्चित रूप से अत्यंत ही संवेदनशील और मार्मिक कहानी है, जो हमारे मन पर एक प्रभाव छोड़ने में सफल हो गई है। धन्यवाद बच्चों।